अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम एमडी कैट केमिस्ट्री का जो यूनिट नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है इसको भी सॉल्व करवा दें। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज में ये हमारे पास एक तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और उसके साथ साथ इसमें पास्ट पेपर्स के भी क्वेश्चंस हैं जो एमडी कैट में आए हुए हैं। तो हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो पहला एमसीक्यू है, हाउ मैनी अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड थ्रू आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। जी हमें पता है कि जो नेचुरल आइसोटॉप्स हैं हमारे पास 280, और 280 में से जो 40 हैं वो रेडियो एक्टिव है और जो 240 हैं वो स्टेबल हैं। और जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए गए हैं वो कितने हैं, 300। तो टोटल आइसोटॉप्स हैं 580, और ये जो आर्टिफिशियल प्रोड्यूस किए गए हैं ये सारे रेडियो एक्टिव हैं। और अगर टोटल रेडियो एक्टिव की बात हो तो 40 ये और 300 ये, 340। तो उसने पूछा हाउ मेनी अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैव बीन प्रोड्यूस थ्रू आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। तो आर्टिफिशियली हमने कितने बनाए हैं, 300। सो द राइट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है, द टोटल टाइप्स ऑफ फंडामेंटल न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर देयर इन एन एटम। जी जो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर वो तीन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन वो पूछ रहा है फंडामेंटल न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो न्यूक्लियस के अंदर कितने हैं जो फंडामेंटल हैं, वो हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो द राइट आंसर इज 2। दो फंडामेंटल न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। थर्ड है, आइसोटॉप्स आर, आइसोटॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, इलेक्ट्रॉन्स पे। चूँकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है लिहाजा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। सो द राइट आंसर इज अल्फा। फोर्थ है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इस, किसी भी एलिमेंट को जब हम लिखते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर जो है, किसी भी एलिमेंट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका एटॉमिक मास लेफ्ट साइड पे ऊपर होता है और एटॉमिक नंबर नीचे होता है। सो द राइट आंसर इज बीटा, सॉरी राइट आंसर इज अल्फा, एटॉमिक मास ऊपर और एटॉमिक नंबर नीचे। फिफ्थ है, मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड बाय पासिंग। जी मॉलिक्यूलर आयंस कैसे बनते हैं, जब हम किसी गैस के थ्रू, मतलब ये हमारे पास गैस है तो इस गैस के अंदर ये इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस गैस के थ्रू अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल्स को पास करवाएं या एक्स रेस को पास करवाएं या इलेक्ट्रॉन्स की बीम को पास करवाएं, तो ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों इस गैस में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं। तो उस गैस के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। लेट से ये गैस है मीथेन गैस, तो जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये चूंकि एक मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल पे जब चार्ज आएगा तो ये मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। तो मॉलिक्यूलर आयंस कैसे बनते हैं, या तो आप किसी गैस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स पास करते हो या अल्फा पार्टिकल पास करते हो या एक्स रेस पास करते हो, तो ये तीनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है, विच वन इज़ नॉट ट्रू अबाउट आइसोटॉप। आइसोटॉप्स में क्या सेम होता है, आइसोटॉप्स के प्रोटॉन नंबर सेम होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होता है, न्यूट्रॉन्स नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है, मास नंबर भी डिफरेंट होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। तो वो कह रहा है इनमें से कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है। हाँ जी, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या न्यूट्रॉन्स इनमें सेम होते हैं, नो, ये गलत है, न्यूट्रॉन सेम नहीं होते। सेम मास नंबर, नो, मास नंबर भी सेम नहीं होता। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, नो, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं होती। तो ये तीनों बातें गलत हैं। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। सेवन्थ है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 0.6 ग्राम ऑफ सिलिका इज। तो आपने मोल्स फाइंड आउट करने हैं, मैथ्स आपको गिवन है। वैसे तो आपको फार्मूला गिवन है हमारे पास, मोल्स किसके इक्वल होता है, मैस ओवर मोलर मैस। तो इसके मोल्स हैं 0.6, और सिलिका का जो मोलर मैस है वो आपको गिवन है SiO2। SiO2 को आप मोलर मैस निकालोगे वो 60 आता है। तो 0.6 को अगर हम 60 से डिवाइड कर लें तो ये आता है 0.01 मोल्स। लेकिन इसका एक और भी तरीका होता है, वो क्या होता है कि 60 ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर है। तो 0.6 किसके बराबर होगा,
तो 60 से 0.6 पे हम कैसे आए हैं, 100 से डिवाइड करके, तो 1 को भी 100 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 0.01। सो द राइट आंसर इज़ अल्फ़ा। ठीक है, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है एग्ज़ाम में आपके पास, तो अगर आप फार्मूला अप्लाई करते हो तो उसमें कुछ ऐसी कैलकुलेशंस होती हैं, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें आप फार्मूला अप्लाई करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उस केस में फिर हम इस तरह एक शॉर्ट ट्रिक जो है वो उसको फॉलो करते करके जो है जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। जी नेक्स्ट है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट STP इज। किसी भी गैस का जो मोलर वॉल्यूम होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर वॉल्यूम है 44 ग्राम और ये 1 मोल के बराबर है, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.414 DM³ तो वो आपसे पूछ रहा है 4.4 ग्राम का। तो 44 से 4.4 पे आपने कैसे आना है, 10 से डिवाइड करके, तो इसको भी वॉल्यूम को भी 10 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2.24। सो द राइट आंसर इज अल्फा। जी नेक्स्ट है, विच वन इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट STP। इनमें से कौन सा जो है गैस का मोलर वॉल्यूम है STP पे, तो बहुत सिंपल है, STP पे एक मोलर वॉल्यूम होता है 22.414 DM³ और ये जो 24 DM³ होता है ये रूम टेम्परेचर पर होता है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। जी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस व्हेन 0.1, नेक्स्ट है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस व्हेन 0.1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। जब आप 0.1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड को कम्प्लीटली आयोनाइज करोगे वाटर में तो कितने हाइड्रोजन आइंस बनेंगे। जी हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हमारे पास 1 मोल है तो 1 मोल में हाइड्रोजन आइंस कितने बन रहे हैं, इसके 1 मोल में कितने हाइड्रोजन आइंस हैं 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रोस नंबर से, 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये 1 मोल में होता है। तो वो मांग रहा है आपसे 0.1 मोल में, तो 1 से 0.1 पे आप कैसे आए हो, 10 से डिवाइड करके, तो इसको भी आप 10 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6.02, 10⁻23 में को 10 से डिवाइड कर दिया तो 10⁻22 रह गया। सो द राइट आंसर इज डेल्टा, 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻22। नेक्स्ट है 11th है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी रिमूव्ड टू आयोनाइज 1 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स ऑफ नियॉन एटम्स टू नियॉन आइंस। जी नियॉन एटम में से, नियॉन एटम से हमने जाना है नियॉन आइन में, तो इसका मतलब हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो तो आपको मोल्स गिवन है तो बस आपने क्या करना है, आपने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फाइंड आउट करना है। तो चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो बस इसका मतलब है आपने मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मोल्स क्या है, 1 इंटू 10⁻⁻6, इसको मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रोस नंबर से। सो द राइट आंसर इज बीटा। मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रोस नंबर से, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव करने हैं नियॉन एटम में से नियॉन आइन बनाने के लिए। जी नेक्स्ट है, when 0.5 moles of aluminum sulfate are dissolved in water, total number of particles produced। जी कितने पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे। जी जब एल्यूमिनियम सल्फेट आयोनाइज होता है Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट जब आयोनाइज होगा तो 2 एल्यूमिनियम आयन बनेंगे और 3 सल्फेट आयन बनेंगे, यानी कि 1 मोल में कितने आयन्स बन रहे हैं, 2 और 3 5, 5 पार्टिकल्स बन रहे हैं। तो इसको हम एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 5 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, और वो आपसे पूछ रहा है 0.5 मोल्स में, तो इसको हाफ कर दो आप, 0.5 कर दो, इसको हाफ किया तो इसको भी हाफ कर दो, तो ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो 2.5 को जब हम 6.02 इंटू 10⁻23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये आंसर क्या आएगा। अच्छा इसको अगर हम कंसिडर कर लें कि हमारे पास 2 6 क्या होता है 12, और 0.5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 15, तो इसका मतलब 15 आता है आंसर इसका, 15 इंटू 10⁻23। लेकिन
अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में करूँ तो मुझे डेसिमल इधर लेके आना है, तो ये 1.5 हो जाएगा। तो जब ये डेसिमल हम राइट से लेफ्ट लेके आते हैं तो एक 10 की पावर ज़्यादा हो जाती है, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻²⁴। सो द राइट आंसर इज बीटा। जी नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, इनमें से किस में 1 मोल हैं पार्टिकल्स के। ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है ना हमारे पास Cl2, क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है 71 ग्राम। तो इसमें 1 मोल है, तो इसमें पार्टिकल्स कितने हैं। इसमें हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल्स 71 ग्राम में 1 मोल है, तो 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर होते हैं। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है 35.5 ग्राम में, तो 35.5 ग्राम में कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये तो 0.5 मोल्स हो जाएंगे। 71 से 35.5 पे आएंगे तो इसका मतलब हमने हाफ किया है, तो मोल्स भी हाफ हो गए, तो ये तो 1 मोल के बराबर ना हुआ। बीटा है हाइड्रोजन आयंस इन 1 dm³ ऑफ 1 मोल पर dm³ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जिस सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल की बात हो रही है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल में कितने हाइड्रोजन आयंस हैं, 2 हाइड्रोजन आयंस है, तो ये तो 2 मोल्स के बराबर है, तो ये भी नहीं है। वो आपसे 1 मोल की बात कर रहा है। अच्छा, चार्ली ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस होती है H2 और इसका मैस होता है 2 ग्राम। ठीक है, इसका मैस क्या होता है 2 ग्राम। तो 2 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ग्राम में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जी, तो ये 1 मोल के बराबर है। तो आंसर है चार्ली। डेल्टा भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन एटम्स इन 22.4 dm³ ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। जी, ऑक्सीजन गैस होती है O2 और इसका वॉल्यूम दिया गया है 22.4 dm³, तो ये 1 मोल के बराबर है। तो इसमें वो पूछ रहा है एटम्स कितने हैं, तो 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2, तो ये 2 मोल्स हैं एटम्स के, 1 मोल नहीं है। सो द राइट आंसर इज चार्ली। जी 14th है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने कार्बन मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स में होगा। तो इसको सिंपल आप फार्मूला कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है 1 मोल, तो ऑक्सीजन का मैस कितना है उसमें 32 ग्राम। आपको ऑक्सीजन कितनी चाहिए, 16 ग्राम चाहिए, तो 32 से 16 पे आए हो तो आपने हाफ किया है, तो मोल्स को भी आप हाफ कर लो, तो ये हो जाएगा 0.5 मोल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 0.5 मोल्स में 16 ग्राम है ऑक्सीजन के। सो द राइट आंसर इज बीटा। जी नेक्स्ट है, 15th है, द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 इज। O2 के 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा जी, 6.02 इंटू 10⁻23 अगर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास ऑक्सीजन के, इतने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, तो उनका मास कितना है 32 ग्राम। तो 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो एवोगैड्रोस नंबर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 32 को डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से, तो ये 1 मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। क्लियर है, 1 मोल एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स का मास है 32 ग्राम, तो 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 32 ओवर एवोगैड्रोस नंबर। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स विच कंटेन 1.5 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन का आपने मास फाइंड आउट करना है जिसमें 1.5 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हों। जी, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ऑक्सीजन अमाउंट ऑफ ग्राम विच कंटेन मॉलिक्यूल्स, चूंकि मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है इसका मतलब ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस की बात हो रही है, तो O2 गैस जो है हमारे पास उसमें क्या होगा,
अगर हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका मास कितना है 32 ग्राम। तो वो आपसे इतने मॉलिक्यूल्स का मास पूछ रहा है। तो इतने मॉलिक्यूल्स पे हम कैसे आएंगे? अगर मैं 6 को हाफ करूं तो ये 3 होता है, 3 इंटू 10⁻23 होता है। और इसको फिर हाफ कर दूं तो ये 1.5 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। यानी कि हमने 2 टाइम्स हाफ किया है, यानी कि आपने 4 टाइम्स कम किया है, तो इसको भी 4 टाइम्स कम कर दो। तो 32 को 4 से डिवाइड करें तो 8 ग्राम होता है। अच्छा, वो आपसे मांग रहा है 1.5 इंटू 10⁻22। अभी आपका आया है 1.5 इंटू 10⁻23। तो 23 से 22 पे आने के लिए आप मज़ीद 10 से डिवाइड करोगे, तो इसको भी 10 से डिवाइड कर दो। सो द राइट आंसर इज 0.8 ग्राम। जी चार्ली, 0.8 ग्राम। नेक्स्ट है 17th, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाफ मोल ऑफ सोडियम आयन। जी 1 मोल सोडियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सोडियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 10 Na हो गया। 10 को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हाफ मोल का पूछ रहा है। तो इसको अब अगर आप हाफ करोगे तो इसको भी हाफ कर दो, तो ये 5 Na हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है 18th है 3 इंटू 10⁻⁻21 मोल्स ऑफ एन अमाइनो एसिड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 200 ग्राम्स पर मोल वुड हैव मॉलिक्यूल्स। तो मोल्स गिवन है, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 10⁻⁻21 को मल्टीप्लाई करना है हमने एवोगैड्रोस नंबर के साथ, 6.02 इंटू 10⁻23। अच्छा, वैसे 6 3 क्या होता है, 18 हो गया। तो 23 में से 21 माइनस कर दिए तो 10⁻2 आ गया। तो 18 को 10⁻2 से मल्टीप्लाई करें तो 1800 हो गया। सो द राइट आंसर इज 1800। जी तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं इसके पास। 19th है द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU। व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस? ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस में 2 एटम होते हैं, तो ऑक्सीजन गैस का मास है 32 ग्राम। तो वो 2 मोल्स अगर पूछ रहा है तो 2 मोल्स का डबल हो जाएगा, 32 का डबल हो जाएगा, 64 ग्राम। सो द राइट आंसर इज अल्फा। जी नेक्स्ट है 20th है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास। इनमें से किसका मास मैक्सिमम है? जी ये तो 25 ग्राम है आयोडीन का, तो इसका तो मास हमें पता है कि ये 25 ग्राम है। ये 25 ग्राम एटम है ऑक्सीजन का। ग्राम एटम से मुराद होता है मोल्स। तो 25 मोल्स ऑफ 25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है। तो इसका मतलब है 25 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मास आता है 400 ग्राम। तो ये हमारे पास मास आ गया 400 ग्राम। अच्छा 25 ग्राम मोल ऑफ वाटर। ग्राम मोल से मुराद मोल्स होता है, तो वाटर के 25 मोल्स हैं, तो इसको हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक मोल का मास है 18, तो 25 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास आता है 450 ग्राम। और ये है 25 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो सबसे ज़्यादा मास किसका है? वाटर का, 450। ये 450 है, 400 है, ये 25 है, ये 25 है। सो द राइट आंसर इज बीटा। जी नेक्स्ट है मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस के अंदर 2 एटम होते हैं, तो 2 एटम्स का मास कितना होगा? 71 ग्राम। 22nd है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए मोल। इनमें से कौन सी बात मोल के लिए ठीक नहीं है? इट इज़ ए काउंटिंग यूनिट। जी ये बात ठीक है। इट इज़ द ग्राम एटॉमिक और ग्राम फार्मूला मैस, ये भी ठीक है। ग्राम एटॉमिक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं एलिमेंट के लिए, ग्राम फार्मूला मैस इस्तेमाल करते हैं आयोनिक कंपाउंड के लिए, ये बात ठीक है। इसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ये बात भी ठीक है। इट कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस।
जी ये गलत है। इसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं अगर हमारे पास और दोनों का मोल सेम है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे ना। तो ये कह रहा है डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नो ये गलत है। तो ये वो पूछ रहा था इनमें से कौन सी चीज़ ठीक नहीं है, ट्रू नहीं है मोल के लिए, तो ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट है 23rd, ड्यूरिंग कंबस्टन एनालिसिस विच वन इज यूज फॉर एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास होता है 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो 50% का होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैग्नीशियम पर क्लोरेट है, मैग्नीशियम पर क्लोरेट वाटर एब्जॉर्बर होता है, दिस इज वाटर एब्जॉर्बर। 5% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर होता है 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा 24th है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्यूरिंग कंबस्टन एनालिसिस इज। जी कार्बन डाइऑक्साइड जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व अब्जॉर्ब होती है तो ये कौन सा चेंज होता है, ये केमिकल चेंज होता है, ये आपने याद रखना है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होती है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये एक सॉल्ट बनता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तो ये एक केमिकल चेंज होता है। 25th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग compound which of the following compounds has highest percentage of oxygen by weight। तो इसमें आपने ऑक्सीजन देख लेनी है और पूरे कंपाउंड का मास देख लेना है आपने। जी पहले है जी हमारे पास मेथनॉल। अच्छा मेथनॉल है, फिर हमारे पास कौन सी है, एथेनॉल है, फिर हमारे पास फॉर्मिक एसिड है और फिर हमारे पास वाटर है। तो आपने अब ऑक्सीजन, इस मेथनॉल में ऑक्सीजन का मास कितना है 16 डिवाइडेड बाय पूरे मेथनॉल का मास कितना होता है 32 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। इस पूरे एथेनॉल में ऑक्सीजन कितनी है 16 डिवाइडेड बाय पूरे एथेनॉल का मास है 46। फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीजन कितनी है, 2 ऑक्सीजन है तो 32 है और पूरे फॉर्मिक एसिड का मास है 46। और वाटर में ऑक्सीजन कितना है जी 16 डिवाइड बाय पूरा क्या है 18, तो ये 16/32 है, ये 16/46 है। और अगर मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर लूँ 2 से डिवाइड कर लूँ तो ये 16 हो जाएगा, और इसको भी 46 को भी अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये 23 हो जाएगा। तो सबका न्यूमिनेटर सेम हो गया 16 16 16। तो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू वो होगी जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, जो अपने डिनोमिनेटर के मुकाबले में यानी कि न्यूमिनेटर जो है वो बहुत बड़ा है। तो 1632 में काफ़ी डिफरेंस है, हाफ है। 1646 में भी काफ़ी डिफरेंस है, 1632 में भी काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन 16 और 18 में काफ़ी डिफरेंस नहीं है। तो इसमें जो न्यूमिनेटर है वो बाकियों की निस्बत ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो सबसे ज़्यादा है। सो द राइट आंसर इज वाटर। जी नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव एम्पेरिकल फार्मूला बट नो मॉलिक्यूलर फार्मूला। इनमें से किस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। जी ये जो वाटर है इसका मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल दोनों होता है, हाइड्रोजन पर मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल दोनों है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल दोनों है। ये जो NaCl है ना आयोनिक कंपाउंड, इसका सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला है। तो आपने याद रखना है कि आयोनिक कंपाउंड्स का हमेशा एम्पेरिकल फार्मूला होता है, आयोनिक कंपाउंड्स का कभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। 27th है, द सोल प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्टन एनालिसिस आर। कंबस्टन एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जब हम किसी कंपाउंड को बर्न करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो कंबस्टन एनालिसिस के हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। जी 28th है, एन एसिड विद मॉलिकुलर मास 104 कंटेन 34.6% कार्बन, 3.85% हाइड्रोजन एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन, द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द एसिड इज। जी अब चूंकि ये फ्रैक्शंस में है तो मैं इनको सपोज कर लेता हूँ 34.6 कार्बन है
तो मैं इसको 36% कार्बन मान लेता हूँ। ठीक है, और हाइड्रोजन मेरे पास थी 3.85%, मैं इसको 4 कंसिडर कर लेता हूँ। और ऑक्सीजन आती है 62% समथिंग, तो मैं उसको 64% कंसिडर कर लेता हूँ ऑक्सीजन। तो अब आपने क्या करना है, आपने इनके मोल्स निकालने हैं। एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। 36 को डिवाइड करेंगे 12 से, 4 को डिवाइड करेंगे 1 से, 64 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो ये आ जाएगा 12 थ्री ज़ार 36, 1 4 ज़ार 4, 16 4 ज़ार, तो C3। तो ये आगे इनके मोल्स, तो इनमें जो स्मॉलेस्ट मोल्स हैं उनसे डिवाइड करेंगे। तो जब स्मॉलेस्ट मोल्स में डिवाइड करेंगे तो ये फिर फ्रैक्शन में आ जाएगी। हमारे पास एटॉमिक रेशो किस में आ जाएगी, फ्रैक्शन में। तो इसको हम फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा, C3H4O4। तो ये हमारा आ गया एम्पेरिकल फार्मूला। अब इसका आप मैथ्स निकाल लो। 12 थ्री ज़ार 36, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 16 इंटू 4 64, तो ये टोटल मास होता है 104 ग्राम। तो आपको मोलर मास कितना गिवन है, मोलर मास भी 104 है। तो मोलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर दें तो हमारे पास n आ जाता है, तो n की वैल्यू 1 आ गई। तो जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है वही मॉलिकुलर फार्मूला है। तो एम्पिरिकल फार्मूला आया था C3H4O4, सो द राइट आंसर इज अल्फा। जी 29th है 6Na plus Fe2O3, इट गिव्स 3Na2O plus 2Fe। तो इसमें आपने बताना है क्या, फॉर above reaction if you are provided with 230 gram of sodium and 320 gram of Fe2O3 then limiting reactant is। इसमें आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना है। जी तो हमारे पास इक्वेशन है, मैं इक्वेशन नीचे लिख रहा हूँ। 6Na plus Fe2O3, it gives 3Na2O plus 2Fe। अच्छा, इसने आपको दिया हुआ है सोडियम का मास दिया हुआ है तो 30 ग्राम, और आयरन ऑक्साइड का उसने मास दिया हुआ है आपको 320 ग्राम। तो वो कह रहा है बताएं इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। वो क्या, सबसे पहले आप इनके मोल्स निकाल लें रिएक्टेंट्स के, फिर आप इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करें और देखें कि कौन कम बना रहा है। तो जो कम प्रोडक्ट के मोल्स बना रहा है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अगर हम ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक समझते हैं इसकी। अच्छा, आप पहले मोल्स निकाल दो। सोडियम के कितने मोल्स बन रहे हैं, इसके इसका गिवन मास है 230 और इसका एटॉमिक मास है 23, तो इसके मोल्स आ रहे हैं 10 मोल्स। अच्छा, आयरन ऑक्साइड, आयरन का आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए 56, ऑक्सीजन का तो 16 होता है, तो इसका मोलर मास आता है 160। तो 320 को डिवाइड कर देंगे 160 से, तो ये 2 मोल्स आ रहे हैं। अच्छा, फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर आयरन ऑक्साइड के 1 मोल हैं तो सोडियम के कितने चाहिए, 6। अगर इसके 1 है तो इसके 6 होंगे। और अगर आयरन ऑक्साइड के 2 मोल्स हैं तो इसके कितने होने चाहिए, डबल होने चाहिए ना। मतलब 1 है तो 6 है, 2 है तो 6 टाइम ज़्यादा होने चाहिए ना, तो 12 होना चाहिए। सोडियम के मोल्स कितने होने चाहिए थे, 12। लेकिन सोडियम के कितने आपको गिवन है, 10 मोल्स, तो इसका मतलब सोडियम लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो हमारा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो सोडियम है, अल्फा। नेक्स्ट है Mg reacts with HCl as per the following reaction: Mg plus 2 HCl, it gives MgCl2 and H2। Mg 21 ग्राम है, HCl भी 21 ग्राम है, तो इसमें एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है, वो पूछ रहा है एक्सेस कौन सा है। जी हमारे पास रिएक्शन है Mg plus 2 HCl, it gives MgCl2 and H2।
बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मैग्नीशियम 24 ग्राम है, तो HCl का मास कितना होता है 36.5, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 73 ग्राम। यानी कि HCl उसके डबल से ज़्यादा है, HCl मैग्नीशियम के डबल से ज़्यादा है, और HCl को मैग्नीशियम के डबल से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि 24 का डबल होता है 48, तो ये 48 से ज़्यादा है। तो आपको गिवन कितना है, ये भी 21 ग्राम गिवन है, ये भी 21 ग्राम गिवन है। तो मैग्नीशियम का डबल कितना है 42, तो 42 से ज़्यादा होना चाहिए HCl को, लेकिन HCl 21 ग्राम है, तो HCl हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम एक्सेस में है। सो द राइट आंसर इज मैग्नीशियम। उसने पूछा था कौन सा एक्सेस में है। अल्फा। नेक्स्ट है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथीन। इथीन की 5 सेंटीमीटर क्यूब के लिए आपको ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम चाहिए। जी आप पहले इक्वेशन बना लो। C2H2 प्लस O2, it gives CO2 एंड वाटर। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम बर्न करते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो आप पहले इसको बैलेंस कर लो। C2, सॉरी ये इथाइन है, C2H2 क्या है इथाइन, मैं इथीन कह रहा हूँ, दिस इज इथाइन। इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, ये बैलेंस है। अच्छा ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं। इधर 1 और इधर 1 और 4 कितनी होगी 5, और इधर कितनी है 2, तो इसको हम 5/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5/2 से मुराद है कि 2.5 मोल्स। तो जो रेशो मोल्स के दरमियान है, मतलब C2H2 और ऑक्सीजन के मोल्स के दरमियान रेशो क्या आ रही है, इसके हमारे पास 1 मोल है और इसके हमारे पास कितने मोल्स हैं 2.5 मोल्स हैं। तो जो रेशो मोल्स के दरमियान होगी वही रेशो वॉल्यूम के दरमियान होगी। ठीक है, जो रेशो उसके दरमियान है वही रेशो इसके दरमियान है। तो अगर ये 1 मोल है तो 2.5 मोल्स है, इसका मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो ये 2.5 सेंटीमीटर क्यूब है। और इथीन आपको कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर क्यूब, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर क्यूब है तो ये कितनी होगी, तो 5 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12.5 सेंटीमीटर क्यूब। सो द राइट आंसर इज 12.5 सेंटीमीटर क्यूब। चार्ली जी 32 है, 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन एट STP हैज डैश मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मीथेन हमारे पास क्या होता है CH4, तो जब इसका वॉल्यूम हो 22.4 तो ये 1 मोल के बराबर है। किसके बराबर है 1 मोल के। तो 1 मोल में इसके कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं 4। तो वो पूछ रहा है 11.2 में, 11.2 इसका हाफ है, तो हाइड्रोजन एटम्स को भी हाफ कर लो तो हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे 2। सो द राइट आंसर इज बीटा। 33rd है, हाउ मच एल्यूमिनियम इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एल्यूमिना विद 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम का कितना मास चाहिए टू फॉर्म एल्यूमिना विद 12 ग्राम ऑक्सीजन। अगर 12 ग्राम ऑक्सीजन है तो एल्यूमिनियम कितनी चाहिए एल्यूमिना बनाने के लिए, तो आप इक्वेशन बना लो पहले। जी 4Al प्लस 3O2 इट गिव्स 2Al2O3। ठीक है, ऑक्सीजन का जो आपको गिवन मैस है वो है 12 ग्राम, तो आप इनके मोल्स निकाल लो। ठीक है, आप ऑक्सीजन के मोल्स निकालो। ऑक्सीजन के मोल्स क्या आएंगे 12 डिवाइडेड बाय इसका 32, तो उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32, तो ये 3/8 मोल्स आ गए ऑक्सीजन के। अब हम कंपेयर करेंगे, मुझे चाहिए एल्यूमिनियम के मोल्स, तो अब हम कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन को और एल्यूमिनियम को। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर ऑक्सीजन 3 है तो ये 4 है, अगर ये 3 है तो ये कितना है 4, और अगर ऑक्सीजन 3/8 मोल्स है तो ये कितना होगा x।
तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x इज इक्वल्स टू 3/8 इंटू 4, ठीक है, और 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 से कट गया, तो 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो ये आ गए हाफ मोल्स। तो ये एलुमिनियम के कितने आ गए, हाफ मोल्स ऑफ एलुमिनियम। तो एलुमिनियम के हमने मैस निकालना है, तो एलुमिनियम के 1 मोल का मैस होता है 27 ग्राम। तो एलुमिनियम के हाफ मोल का मैस कितना होगा, 27 का हाफ, तो 27 का हाफ कितना होगा, 13.5 ग्राम। तो इतना एलुमिनियम चाहिए हमें। सो द राइट आंसर इज 13.5 बीटा। जी नेक्स्ट है, द एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड ड्यू टू साइड रिएक्शन। यस, अगर साइड रिएक्शन हो जाए तो हमारे प्रोडक्ट की अमाउंट कम हो जाएगी। रिवर्सिबल नेचर, यस, अगर वो रिएक्शन रिवर्सिबल है तो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में चला जाएगा। अगर मैकेनिकल लॉस हो रहा है तो तब भी हमारा प्रोडक्ट लॉस हो रहा है। तो इन तीनों की वजह से एक्चुअल यील्ड जो है वो कम होती है। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। 35th है, इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ये बात ठीक है। एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल यील्ड, नो, एक्चुअल यील्ड कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से, जी ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर यही होगा। बाकी भी देख लेते हैं। स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैन बी ओनली डन इफ नो साइड रिएक्शंस हैपन्स, यस ये बात ठीक है। एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ सम ऑफ कंपाउंड आर सेम, ये बात भी ठीक है। तो इनकरेक्ट क्या था कि एक्चुअल यील्ड ज़्यादा होती है थ्योरेटिकल से, पर एक्चुअल यील्ड कम होती है, एक्चुअल यील्ड ज़्यादा नहीं होती। 36 है, द कैलकुलेशन ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक्ड बाय नोइंग द अमाउंट ऑफ। एफिशिएंसी हम कैसे चेक करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की, कि आपका प्रोडक्ट कितना बन रहा है। द लिमिटिंग रिएक्टेंट, द असेस रिएजेंट, द प्रोडक्ट फॉर्म, द सब्सटेंस लेफ्ट अनयूज्ड। तो एफिशिएंसी आपकी पता चलती है कि आपके रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना बना है। सो द राइट आंसर इज चार्ली। 37th है, when 1 mole of each of the following is completely burned in oxygen, which will give the largest mass of CO2। अगर हम इन तमाम को बर्न करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इनके 1 मोल को बर्न करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कौन सबसे ज़्यादा मास बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ईथेन है, डायमंड है और मीथेन है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ईथेन, डायमंड और मीथेन। जी हम इन चारों की इक्वेशन बनाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन, चूँकि मैंने 1 मोल लेना है तो इसको मैं 1 मोल को बर्न करूँगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनेगा। ये हमारी थी अल्फ़ा ऑप्शन। बीटा ऑप्शन में हमारे पास था जी इथेन, तो C2H6 प्लस O2, इट गिव्स CO2 एंड वाटर। तो क्या होगा, इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 6 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 4 7, तो इधर आप 7/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 7 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इधर 1 मोल जो है ये 2 मोल्स बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के। चार्ली में था जी कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, तो इसके 1 मोल को बर्न करें तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मोल बन रहा है। और फिर था जी हमारे पास मीथेन, मीथेन को अगर हम बर्न करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं और 2 ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहे हैं। तो ये भी 1 मोल बना रहा है, ये भी 1 मोल बना रहा है, ये भी 1 मोल बना रहा है, लेकिन ये जो है ये 2 मोल बना रहा है, तो इसका मैस ज़्यादा होगा। तो इथेन जो है ये ज़्यादा मैस बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। सो द राइट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है 38th है, if we know the mass of one substance we can calculate the volume of other substance and vice versa with the help of chemical equation is called। जी एक का mass पता है, दूसरे का वॉल्यूम निकालना है, तो ये mass volume relationship है। so the right answer is delta। next है 39th, with the help of spectral data given calculate the mass of neon and encircle the। आपने एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो आइसोटॉप्स का एवरेज एटॉमिक मास कैसे लेते हैं।
तो जैसे कि नियॉन के 3 आइसोटॉप्स हैं, तो एक 20 है, 20 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी अबंडेंस के साथ, दूसरा है 21 वाला, 21 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी अबंडेंस के साथ, और 22 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी अबंडेंस के साथ। ठीक है, इन सब को मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हम एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। हर आइसोटॉप के मास को उसकी अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उनको ऐड कर देना है और 100 से डिवाइड कर देना है। तो नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए 20.18 AMU। सो द राइट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है 40th है, हाउ मैनी क्लोरीन एटम्स आर इन 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के 2 मोल्स में कितने क्लोरीन एटम्स हैं? जी, ये क्लोरीन एटम की बात हो रही है, इसमें उसने क्लोरीन गैस नहीं कहा। तो अगर आपके पास क्लोरीन एटम के 2 मोल्स हैं तो इसमें कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से। सो द राइट आंसर इज अल्फा। अगर वो पूछता ना 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस, तो फिर 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस में कितने एटम हो जाने थे? एक मोल में 2 एटम है, तो 2 मोल्स में 4 एटम हो जाने थे। तो ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर वो एटम की बात कर रहा है, 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स, तो उसमें दो दो एटम्स है। तो अगर वो पूछता 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस, तो उसमें 4 एटम्स हो जाने थे। तो ये थे जी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब हम पास पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू नो द मास ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस एंड वाइस वर्सा विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड। हाँ जी, तो अभी हमने इसको डिस्कस किया है, इसको हम कहते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। एक का हमें मास पता है, दूसरे का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ। जी, किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है एसटीपी पे, वो होता है 22.414 DM³ राइट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी क्लोरीन एटम्स आर इन 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। ये अभी हमने डिस्कस किया, क्लोरीन एटम के 2 मोल्स में 2 एटम्स हैं, तो 2 को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो द राइट आंसर इज अल्फा। फोर्थ है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज एम्पेरिकल फार्मूला C3H3O इफ मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 110, कैलकुलेट द मॉलिकुलर फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला आपको गिवन है, तो यहाँ से आप इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास निकाल लो। जी, एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या निकलेगा? कार्बन का 12 इंटू 3 36, और हाइड्रोजन का 3, और ऑक्सीजन का कितना 16। तो ये कितना बना? ये बना 55। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास है 55 और मोलर मास है 110। 110 को 55 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 2। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो आप एम्पेरिकल फार्मूला से, तो 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, C6H6O2। सो द राइट आंसर इज अल्फा। फिफ्थ है, when 8 grams 4 moles of hydrogen reacts with 2 moles of oxygen, how many moles of water will be formed? जी, इक्वेशन बना लो आप। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन की? 2H2 + O2 इट गिव्स 2H2O। जब इसके 2 मोल्स हैं, इसके 1 मोल्स हैं, तो इसके 2 मोल्स बन रहे हैं। और हमें गिवन कितने हैं? इसके 4 मोल्स गिवन है, इसके 2 मोल्स गिवन है, यानी कि हमने डबल कर दिया, 2 को भी डबल किया, 1 को भी डबल किया, तो इसको भी डबल कर दो, तो वाटर के 4 मोल्स बनेंगे। जी, सो द राइट आंसर इज चार्ली, 4 मोल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाइड्रोजन बर्न्स इन क्लोरीन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड, द रेशो ऑफ मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स इन केमिकल रिएक्शन। जी, रिएक्टेंट्स के जो मैसेज की रेशो है, हाइड्रोजन 2 एटम है तो 2 ग्राम है, क्लोरीन 2 एटम है तो 71 ग्राम है। इन दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 1:35.5 आ जाएगा। सो द राइट आंसर इज बीटा। सेवंथ है, अ पॉलीमर ऑफ सिंपलेस्ट फार्मूला CH2 हैज ए मोलर मास ऑफ 28,000 ग्राम पर मोल, इट्स मॉलिकुलर फार्मूला विल बी। जी, एक पॉलीमर का मॉलिकुलर मास जो है 28 ग्राम्स है, 28,000 ग्राम्स पर मोल है, तो हमने फाइंड आउट करना उसका मॉलिकुलर फार्मूला। तो ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है CH2। तो CH2 का मास कितना होता है? 14। तो 28,000 को आप 14 से डिवाइड कर दो, तो 14 2 ज़ार 28, तो ये हो जाएगा 2000। तो इसका मतलब जो इसका
मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो 2000 टाइम्स है एम्पेरिकल फार्मूला के. सो द राइट आंसर इज डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 8 है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ आइस इज 9 ग्राम आइस, यानी कि अगर 18 ग्राम वाटर है तो वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर है. पार्टिकल्स उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.02. तो 9 ग्राम में कितने होंगे, हाफ हो जाएंगे. तो 9 ग्राम में हाफ, तो 6.02 का हाफ होगा 3.01. सो द राइट आंसर इज डेल्टा. नाइन्थ है हाउ मैनी मोल्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम. जी, सोडियम का मैथ पता है, मोल्स निकालने हैं. मोल्स ऑफ सोडियम, मैथ उसका है 0.1 ग्राम, एटॉमिक मैथ है 23. तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम डेसिमल ख़त्म करके नीचे 10 ले आएंगे. अच्छा, अभी न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसको डिवाइड करना मुश्किल है. तो आप ऐसा करो, आप न्यूमरेटर को बड़ा कर दो. वो कैसे, आप ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो. तो अब 100 जो है वो 23 से बड़ा हो गया. तो अब आप 100 को 23 से डिवाइड कर सकते हो. तो बेसिकली अगर मैं 23 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आंसर आता है, 4 3 ज़ार 12 और 1 कैरी 4 2 ज़ार 8 और 92 आ जाएगा. और इधर आ जाएगा हमारे पास 8. अच्छा, डेसिमल लगा के हम ज़ीरो लेके आएंगे. तो 23 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 3 3 ज़ार 9 3 2 ज़ार 6, हाँ जी, तो ये 69 आ जाएगा. तो 4.3 आ गया हमारे पास. ये क्या आ गया 4.3. और ये था, नीचे क्या था हमारे पास, 10 की पावर थी 3, ये 10 की पावर 3 ऊपर आके 10 की पावर -3 हो गई. तो हमारे पास मोल्स आ गए 4.3 इंटू 10⁻³ सो द राइट आंसर इज अल्फा. जी क्लियर है. अच्छा जी, नेक्स्ट है 10 grams of glucose are dissolved in water to make 100 cm cube of its solution. Its molarities, molarity निकालनी है आपने. तो molarity का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, मोलैरिटी का वैसे फार्मूला होता है मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm³. अच्छा, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, मोल्स की जगह हम ये भी लिख सकते हैं मैस ओवर मोलर मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इन dm³. लेकिन अगर आप वॉल्यूम cm³ में ले रहे हो ना, तो आपने इसको 1000 से डिवाइड करना है. तो जब मैं वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड करूँगा तो वो 1000 ऊपर आ जाएगा. तो आपको मैथ्स कितना गिवन है, ग्लूकोज का 10, मोलर मैथ्स उसका होता है ग्लूकोज का 180 इंटू 1000 ओवर वॉल्यूम भी आपको गिवन है 100. तो ये 2 0 इस 2 0 से कट गए, ये 1 0 इस 1 0 से कट गया. तो 10 को अगर हम 18 से डिवाइड करें तो ये ऑलमोस्ट हाफ है. यानी कि 18 को अगर मैं 20 कंसिडर कर लूँ तो 10 और 20 बेसिकली 10 20 का हाफ है. तो इसका मतलब है ये 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा. सो द राइट आंसर इज 0.55 अल्फा. नेक्स्ट है 11th है एन ऑर्गेनिक सैंपल कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज सब्जेक्टेड टू कंबस्शन एनालिसिस. 0.5439 ग्राम ऑफ द कंपाउंड गेव 1.039 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.6369 ग्राम ऑफ वाटर वेपर्स. द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज. जी, ये मेथड है एम्पेरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस. तो ये इसमें कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं. तो वैसे तो ये अब जो है ये इस तरह का इतनी लंबी कैलकुलेशन वाला नहीं आएगा. तो वैसे ये आपकी जो पंजाब टेक्स्ट बुक है ये उसकी एग्जाम्पल इन्होंने एज इट इज़ दे दी है. तो कंबस्टन एनालिसिस से हम एम्पेरिकल फार्मूला कैसे डिटर्मिन करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है. परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल होती है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जितनी प्रोड्यूस हुई डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न किया मल्टीप्लाई बाय कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास होता है 12 और पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44 मल्टीप्लाई बाय 100. तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास प्रोड्यूस हुआ था वो था जी 1.039.
और जो कंपाउंड हमने बर्न किया है वो है 0.5439 मल्टीप्लाई बाई 12/44 × 100, तो ये इसकी परसेंटेज आती है 52.1। ये परसेंटेज आई कार्बन की। इसी तरह आप परसेंटेज निकालोगे हाइड्रोजन की। mass of water divided by mass of organic compound मल्टीप्लाई बाय वाटर के अंदर हाइड्रोजन है 2 और पूरे वाटर का मोलर मास है 18। तो वाटर का मास जो प्रोड्यूस हुआ था वो था 0.6369 डिवाइड बाय पूरे कंपाउंड जो हमने बर्न किया है वो है 0.5439 इंटू 2/18। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई हमारे पास 13.1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। तो मेथड ऑफ डिफरेंस से हम ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को ऐड करते हैं और 100 में से माइनस करते हैं तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाती है। ऑक्सीजन की परसेंटेज आती है हमारे पास 34.7%। तो जब परसेंटेजेस आ जाएं तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इनके मोल्स निकालते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं। तो कार्बन की परसेंटेज थी 52.1, इसको डिवाइड करेंगे 12 से। हाइड्रोजन की थी 13.1, इसको डिवाइड करेंगे 1 से। ऑक्सीजन की थी 34.7, इसको 16 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास मोल्स आते हैं 4.34, 13.01 और 2.17। अब हम एटॉमिक रेशो निकालते हैं। कैसे, इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट मोल्स हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास जो एटॉमिक रेशो आती है वो आती है 2:6:1। तो एम्पेरिकल फार्मूला बना C2H6O। तो अब इतनी लंबी कैलकुलेशन वाला जो है वो नहीं आएगा। सो C2H6O ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। 12th है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज। जी बहुत सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स बताने हैं जिसमें ऑक्सीजन का मास 8 ग्राम हो। तो ये भी आप कंपैरिजन कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है अगर आपके पास, तो इसमें ऑक्सीजन कितनी है, 16 2 32। तो 8 पूछ रहे हैं ना वो आपसे, तो 32 से 8 पे हम कैसे आए हैं, 4 से डिवाइड करके। तो 1 को भी 4 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 0.25 मोल्स। तो द राइट आंसर इज 0.25। जी नेक्स्ट है, अ रिसर्चर हैज़ प्रिपेयर्ड ए सैंपल ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन फ्रॉम 10 gram of 1 propanol. After purification, he had made 12 gram of the product. Which of the following is percentage yield? परसेंटेज यील्ड निकालनी है हमने। तो 10 ग्राम 1 प्रोपेनॉल से हमने 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाया है और 1 ब्रोमोप्रोपेन हमने बनाया है 12 ग्राम। तो 12 ग्राम जो है ये हमारी एक्चुअल यील्ड है। तो पहले हम थ्योरेटिकल निकालेंगे। तो पहले आप देख लो, वन प्रोपेनॉल क्या होती है हमारे पास, CH3 CH2 CH2OH, ये है जी हमारे पास 1 प्रोपेनॉल। इससे हमने बनाई है 1 ब्रोमोप्रोपेन। अच्छा पहले तो आपको इनका मोलर मास निकाल लेना है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तो आपको पता है ना। तो 1 प्रोपेनॉल का जो मोलर मास है ना वो है 60 ग्राम। और इसमें आपको ब्रोमीन का याद रखना है, ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता है 80। तो यहाँ से आप इसका मोलर मास निकाल लोगे 123 ग्राम। अच्छा 1 प्रोपेनॉल अगर ये 60 है तो ये 123 बन रहा है। और अगर हमने 1 प्रोपेनॉल कितना लिया है 10, अगर ये हम 10 लें तो ये कितना होगा x। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो।
तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे x से और 123 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 60 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 123 इंटू 10 डिवाइड बाई 60, तो ये 0 0 से कट गया। अब 123 को आपने 6 से डिवाइड करना है। 6 20 रह गया, पॉइंट लगा के डेसिमल लगा के 0 आ गया, तो 6 5 हो गया 30, तो 20.5। तो ये जो है ये आपकी आई है थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल थी आपके पास 12 ग्राम, तो परसेंटेज यील्ड निकालनी है आपने। तो परसेंटेज यील्ड कैसे आएगी, एक्चुअल थी 12 और थ्योरेटिकल है 20.5 इंटू 100। तो इसमें आपने देख लेना है कि ये आपकी वैल्यू कहाँ लाई कर रही है। ये हाफ से थोड़ी ज़्यादा होगी, 58.5% होगी, क्योंकि अगर ये 10 होता तो ये 50% आनी थी। 10 को 20 से डिवाइड करते, तो 12 है तो इसका मतलब 50 से थोड़ी ज़्यादा होगी। सो द राइट आंसर इज 58.5, या इससे मिलती जुलती जो वैल्यू होगी जी 58%। सो द राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज प्रेजेंट इन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जी कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम 11 ग्राम ले रहे हैं तो इसके मोल्स कितने बनेंगे, 11/44, ये बनेंगे 1/4 मोल्स। तो 1/4 मोल्स के क्या निकलेंगे, मॉलिक्यूल्स। कार्बन डाइऑक्साइड के 1/4 मोल्स के आपने मॉलिक्यूल्स ले लिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का 1/4 मोल है। तो आपने फाइंड आउट करना है इनमें से किस में 1/4 मोल्स हैं मॉलिक्यूल्स के। अच्छा, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस कितनी होती है, 32 ग्राम। तो 34 को डिवाइड करें 32 से, तो ये क्या आता है, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 8 ज़ार 32, तो ये तो आ गया 1/8। तो इसमें मोल्स आ गए 1/8, तो ये तो बराबर नहीं है। अच्छा, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम से मुराद है कि 4 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 मोल्स आए हैं, लेकिन ये मोल्स आए हैं एटम्स के, वो पूछ रहे हैं मॉलिक्यूल्स के। इस तरह 4.5 ग्राम है वाटर का, तो 4.5 को 18 से डिवाइड करें तो ये भी 1/4 है। तो हाँ, ये 1/4 बराबर है मॉलिक्यूल्स के, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। और 1/4 मोल्स हैं NaCl के, तो NaCl के तो फार्मूला यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं जिसमें 1/4 आया है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के भी 1/4 हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनमें से किसके मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। सो द राइट आंसर इज चार्ली। जी 15th है, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड विद 1 मोल। जी 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटर्मिनेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 10.6 ग्राम ऑफ NaCO2। ये NaCO2 नहीं है, ये Na2CO3 है। इसमें आपने ऑक्सीजन के मोल्स बताने हैं। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का जो मोलर मैस है ना, वो 106 ग्राम है। तो 106 ग्राम में ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं। 106 ग्राम में ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं। वो पूछ रहे हैं 10.6 ग्राम में। तो 106 से 10.6 में कैसे आए हैं, 10 से डिवाइड करके, तो इसको भी 10 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 0.3 मोल्स। तो द राइट आंसर इज 0.3 मोल्स। चार्ली। जी नेक्स्ट है, 17th है, कैलकुलेट द ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म्ड व्हेन 8 ग्राम ऑफ मीथेन बर्न्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। जब आप 8 ग्राम मीथेन को बर्न करोगे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, तो वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। तो इक्वेशन बना लो। मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें तो बनता है 1 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, जब ये 16 ग्राम है तो ये कितना बन रहा है, वाटर के 2 मोल्स बन रहे हैं, तो 2 मोल्स का मास कितना होगा, 18 इंटू 2,
36 ग्राम। और अगर मीथेन हम 8 ग्राम ले रहे हैं तो हमने हाफ किया है, तो इसको भी हाफ कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 18 ग्राम। तो 8 ग्राम अगर हम मीथेन लेंगे तो 18 ग्राम वाटर बनेगा। सो द राइट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है, while finding the relative atomic mass which of the following standard is used to compare the atomic mass of chlorine। जी, relative atomic mass के लिए हम क्या स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं? पहले स्टैंडर्ड था हाइड्रोजन, अब हम स्टैंडर्ड मानते हैं कार्बन 12 को। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। 19th है, द फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फॉर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड। जी, जो सिंपलेस्ट रेशियो बताता है वो कौन सा फार्मूला होता है? दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला। जी, नेक्स्ट है हमारे पास, 3 मोल ऑफ कैल्शियम विल कंटेन। जी, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, तो 1 मोल में 40 हैं, तो 3 मोल्स में कितने होंगे? 3 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर इज 120 ग्राम। जी, नेक्स्ट है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज 10.8। इट हैज़ टू आइसोटॉप्स 10 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। तो आपने परसेंटेज बतानी है आइसोटॉप 10 वाले की। जो आइसोटॉप 10 है, हर आइसोटॉप एक नेचुरल एबंडेंस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? तो आपने बतानी है कि जो आइसोटॉप 10 है बोरॉन का, उसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, उसकी परसेंटेज कितनी है। तो इसका एक फार्मूला है जो आपने याद रखना है। जी, परसेंटेज ऑफ हैवियर आइसोटॉप, परसेंटेज हैवियर आइसोटॉप निकालने की हमारे पास परसेंटेज है। परसेंटेज ऑफ हैवियर आइसोटॉप वो इक्वल है फ्रैक्शनल नंबर ऑफ एवरेज मास फ्रैक्शनल नंबर ऑफ एवरेज एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन masses ऑफ टू आइसोटॉप्स मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास उसका एवरेज एटॉमिक मास गिवन है 10.8। एवरेज एटॉमिक मास क्या गिवन है? आप उधर देख लो, तो एवरेज एटॉमिक मास आपको गिवन है। जी, एवरेज एटॉमिक मास है 10.8, और एक आइसोटॉप का मास है 10 और एक आइसोटॉप का मास है 11। जी, तो एवरेज एटॉमिक मास है 10.8, ये हमारे पास एवरेज है। और एक आइसोटॉप है 10 वाला और एक आइसोटॉप है 11 वाला। अच्छा, तो जो एवरेज एटॉमिक मास है ना, उस उसका जो फ्रैक्शन नंबर है वो आपने इस्तेमाल करना है। तो फ्रैक्शन नंबर कितना है? 0.8। तो ये आ जाएगा आपके न्यूमरेटर में, दिस इज द फ्रैक्शनल नंबर ऑफ एवरेज मास। ये कितना है? 0.8 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन मैसेज ऑफ टू आइसोटॉप्स। इन दोनों आइसोटॉप्स के मास में कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0.8 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 80% आ गया। तो ये 80% किसकी आई है? हैवियर आइसोटॉप की। तो इन दोनों में हैवियर कौन सा है? 11। तो इसका मतलब 11 वाला 80% है, तो दूसरा कितना होगा? तमाम आइसोटॉप्स का सम 100% होता है, तो अगर ये 80% है तो ये 20% होगा। तो 10 वाले की परसेंटेज आ गई 20%। So the right answer is delta. Next है, which two elements are isotopes? Same atomic number, different atomic mass. Same atomic number, different atomic mass. So the right answer is delta. Atomic number same है, atomic mass different है। 23rd है, the best standard for the calculation of relative atomic mass। जी, relative atomic mass के लिए best standard क्या है हमारा? कार्बन 12। पहले हाइड्रोजन होता था। नेक्स्ट है 24th, a piece of diamond embedded in a gold ring vase। जी, डायमंड क्या है? कार्बन है, तो कार्बन का मास है 6 ग्राम। तो 6 ग्राम के मोल्स कितने होंगे? 12 ग्राम 1 मोल के बराबर है, तो 6 ग्राम हाफ हो जाएगा, तो 0.5 मोल्स। 25th है, आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियली इन ब्लास्ट फर्नेस यूजिंग हेमाटाइट एंड ओर ऑफ आयरन एंड ए रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन ओर यूज टू मैन्युफैक्चर 56 gram of iron with excess carbon monoxide. Assume that the process gives 100% yield। जी, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है?
आपने फाइंड आउट करना है कि आयरन और कितनी इस्तेमाल होगी। ये जो आयरन ऑक्साइड है ये कितनी इस्तेमाल होगी अगर हम आयरन 56 ग्राम बनाएं। अगर हम आयरन कितनी बनाएं 56 ग्राम, तो ये कितनी इस्तेमाल होगी, क्योंकि और कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेस में है। आप इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही देखोगे इसको। हमारे पास इक्वेशन है Fe2O3 प्लस 3CO, इट गिव्स 2Fe प्लस 3CO2। अच्छा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के आपने इनके एटॉमिक मैसेस देख लेने हैं। आयरन ऑक्साइड का मोलर मैस है 160 ग्राम। ये तो एक्सेस में है, इसको तो हमने देखना ही नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। आयरन का एक का मैस होता है 56, 56 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 56 है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आयरन का मैस आपने बनाना है 56 ग्राम, तो इसका कितना चाहिए। अच्छा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आयरन कितना है 2 टाइम्स ऑफ 56, पर अभी हमने कितना बनाना है सिर्फ 56। इसका मतलब इसको आपने 2 से डिवाइड किया है, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 80 ग्राम। सो द राइट आंसर इज 80 ग्राम। जी, सो द राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है 26, हाउ मैनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट इन 1.75 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जी, कैल्शियम कार्बोनेट का आपको मैस पता है, और ये मैस आपको पता है किस में, किलोग्राम्स में। इसको ग्राम्स में करो 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 1750 ग्राम्स। और इसको इसके मोलर मैस से डिवाइड कर दो। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मैस आपने निकाल लेना है, वो आता है 100। तो 1750 को 100 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 17.5 मोल्स। जी, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट है 27th है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। जी, हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे होगी, 2 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100, और ऑक्सीजन की क्या होगी 6 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 16 और 18 में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट 90% के करीब होगी। तो ऑक्सीजन इसमें 88.89% है, और जो हाइड्रोजन है वो 11.11% है। तो ये आपने याद रख लेना है, ये अल्फ़ा ऑप्शन है, क्योंकि कैलकुलेशन करोगे तो लंबा टाइम है। तो वाटर में आपने ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन की परसेंटेज याद रख लेनी है। 28th है हमारे पास, XeF6 plus SiO2 it gives XeOF4 plus SiF4, consider the above chemical reaction। अगर हम 122.6 ग्राम XeF6 का रिएक्ट करवाएं 60 ग्राम ऑफ सिलिका के साथ, तो प्रोडक्ट बनेगा। टू फॉर्म द प्रोडक्ट सेलेक्ट द लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक तो आप बताएं लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, और दूसरा बताएं कि ये SiF4 कितना बनेगा। तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख लो। अच्छा, इसने आपको मोलर मैसेज खुद से दिए हुए हैं, इसने आपको मोलर मैसेज दिए हुए हैं। इक्वेशन हम लिख लेते हैं सबसे पहले, 2XeF6 plus SiO2 it gives 3XeOF4 plus SiF4। तो आपने क्या करना है, पहले इनके मोल्स निकालने हैं। तो इसका जो मैस आपको इसका जो मोलर मैस है, पहले मैं इनके मोलर मैसेस लिख रहा हूँ। इसका जो मोलर मैस है वो है 245, इसका मोलर मैस है 60, और इसका मोलर मैस है 104। ये आपको गिवन है। अच्छा, अब आपको गिवन कितना है, ये आपको गिवन है 122.5। ये आपको कितना गिवन है 122.5, और ये आपको गिवन है 60। अच्छा, तो इनके मोल्स निकाल लो। तो इसके मैं मोल्स निकालूंगा, तो इसके मोल्स आ जाएंगे 122.5, चूँकि ये आपको गिवन था। तो गिवन डिवाइड बाय मोलर मैस, तो ये आ जाएंगे मोल्स, इसके आ जाएंगे 0.5, ये हाफ है उसका। और इधर 60 को 60 से डिवाइड करेंगे तो इसके आ जाएंगे 1 मोल्स। अच्छा जी, तो अब आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, सिलिका अगर 1 है तो XeF6 उसका डबल होना चाहिए।
तो सिलिका अगर 1 है तो XeF6 को डबल होना चाहिए, लेकिन वो कितना है 0.5, तो इसका मतलब XeF6 हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट XeF6 है। अब हम XeF6 को कंपेयर करेंगे SiF4 के साथ। जी, XeF6 को हम कंपेयर करेंगे SiF4 के साथ। अच्छा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये 2 मोल्स हैं, तो ये कितने मोल्स बन रहे हैं 1। इसके अगर 2 मोल्स हैं तो इसके कितने मोल्स बन रहे हैं 1। और अगर XeF6 के 0.5 मोल्स हैं तो ये कितना होगा X। तो 2 मल्टीप्लाई बाई X इज इक्वल्स टू 0.5। तो X इज इक्वल्स टू 0.5/2। तो 0.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.25 मोल्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 0.5, 0.25 मोल्स। तो आपने मोल्स आ गए हमारे पास, तो आपने 0.25 मोल्स को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है 104। यानी कि बेसिकली आपने 4 टाइम्स कम करना है 104 को। 104 का हाफ होगा 104 का हाफ होगा 52। 52 का हाफ होगा 26 ग्राम। सो द राइट आंसर इज 26 ग्राम। जी, XeF6 और 26 ग्राम अल्फा। 29th है, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 278 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। जी, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट के 278 ग्राम में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। तो इसका मोलर मास भी यही है जो हमें गिवन है। तो इसके 1 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 7 और 4 11। तो इसका मतलब है मैं 11 को मल्टीप्लाई कर दूंगा एवोगैड्रोस नंबर से, तो ये क्या हो जाएगा 11 6 आर 66 हो जाएगा। 66 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। तो फिर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में करूँगा तो ये 6.6 इंटू 10⁻24 हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज बीटा। 30th है, द वाटर फॉर्म्ड इन द कंबस्शन एनालिसिस इज यूजली एब्जॉर्ब्ड बाय मैग्नीशियम पर क्लोरेट। वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है कंबस्शन एनालिसिस में, मैग्नीशियम पर क्लोरेट। दिस इज बीटा। विच कंटेन्स मोर एटम्स, इनमें से किस में ज़्यादा एटम्स हैं जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा। क्योंकि मोल्स, जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे उसके एटम ज़्यादा होंगे। तो मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास ओवर एटॉमिक मास। तो अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो मोल्स की वैल्यू बड़ी होगी। तो इसका मोलर में इसका एटॉमिक मास है 24, इसका है 27 और इसका है 23। तो सबसे कम एटॉमिक मास है सोडियम का, तो सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे सोडियम में। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंटेन्स हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। NO, NO2, N2O, N2O5 में आपने बताना है कि किस में नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो वही है नाइट्रोजन का मास डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मास। हाँ जी, इनके हम मैसेज लिखते हैं। NO, NO2, N2O, N2O5। NO, NO2, NO, NO2, N2O, N2O5। तो इनमें हम इनके मैसेज लिख लेते हैं। तो नाइट्रोजन इसमें 14 है और पूरे का मास है 30। नाइट्रोजन इसमें 14 है और पूरे का मास है 46। नाइट्रोजन इसमें 2 एटम है तो 28 और पूरे का मास है इसमें 44। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, इसको 2 से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 14/22। क्योंकि न्यूमरेटर हम सेम कर रहे हैं, सबका 14 कर रहे हैं। और इसमें भी 28 है डिवाइडेड बाय पूरा है 108। तो इसको भी 2 से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 14/54। तो सबसे जो छोटा डिनोमिनेटर है वो किस में है, 14/30, 14/46, 14/22, 14/54। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर है इसमें, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है इसके अंदर। सो द राइट आंसर इज N2O। 14/22 आ रहा है, तो राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है, अ मिक्सचर ऑफ 10 cm³ ऑफ ऑक्सीजन एंड 50 cm³ ऑफ हाइड्रोजन इज स्पार्क्ड कंटिन्यूसली
व्हाट इज द मैक्सिमम थ्योरेटिकल डिक्रीज इन वॉल्यूम। आपने बताना है वॉल्यूम में कितना डिक्रीज हुआ। ऑक्सीजन आप ले रहे हो 10 सेंटीमीटर क्यूब और हाइड्रोजन ले रहे हो 50 सेंटीमीटर क्यूब। जी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2H2 प्लस O2 इट गिव्स 2H2O। तो इनके मोल्स के दरमियान क्या रेशो है, 2:1, यानी कि अगर ऑक्सीजन के 1 मोल हैं तो हाइड्रोजन के 2 मोल्स यूटिलाइज होंगे। इनके वॉल्यूम में भी यही रेशो है, यानी कि अगर ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो ये 2 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ होगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो ये 2 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ होगा। तो टोटल हमारे पास ये हमने ली है 50 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस और ये हमने ली है 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम ऑक्सीजन 10 सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हैं तो हाइड्रोजन इसका डबल इस्तेमाल होगी ना, तो हाइड्रोजन कितनी इस्तेमाल होगी, 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल गैस कितनी इस्तेमाल हो गई, 30 सेंटीमीटर क्यूब इस्तेमाल हो गई। तो इसका मतलब इतना वॉल्यूम में डिक्रीज आ जाएगा, वॉल्यूम में डिक्रीज आ गया, जो इस्तेमाल हो गई इसका मतलब वो वॉल्यूम में डिक्रीज आ गया। तो 30 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में डिक्रीज आ गया। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 किलोग्राम आइस। 1 किलोग्राम से मुराद है 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम को आपने इसके मोलर मैस से डिवाइड करना है, आंसर आएगा 55.5। ये आपने याद रखना है, वाटर की मोलैरिटी भी यही होती है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस मस्ट बी फॉलोड। जी स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हम किसको फॉलो करते हैं, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं। सो द राइट आंसर इज अल्फा। एफिशिएंसी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, किसी भी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी हम कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज यील्ड। 37th है इन ए वेजल 10 ग्राम N2, 10 ग्राम H2 and 10 ग्राम ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, which one will have least number of atoms। चूँकि एटॉमिक गिवन मास तो सबका सेम है, तो आपने देख लेना है इनमें से किसका मोल्स सबसे कम है, किसका मोलर मास सबसे ज़्यादा है। जिसका मोलर मास सबसे ज़्यादा होगा उसके लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स होंगे और उसमें लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे। जी इसका मोलर मास है 28 ग्राम, इसका मोलर मास है 2 ग्राम, इसका मोलर मास है 32 ग्राम। तो सबसे ज़्यादा मोलर मास है ऑक्सीजन का, तो सबसे कम मोल्स होंगे ऑक्सीजन के। तो जिसके मोल्स सबसे कम होंगे उसके नंबर ऑफ एटम्स भी सबसे कम होंगे। सो द राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, इन सबको आप 6 से डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा CH2O। जी तो ये था जी यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, MD कैट की प्रैक्टिस एक्सरसाइज और पास पेपर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 2 जो है उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।